नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र त्रिपाठी आपका साइंस और साइकोलॉजी नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको 10th साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसमें हमारा आज का टॉपिक होगा पाचन तंत्र। लेकिन टॉपिक पढ़ने से पहले इसमें एक शब्द है तंत्र। ये तंत्र बनते कैसे हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि जीव की मूलभूत इकाई क्या है, जो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, कोशिका। तो कोशिका वास्तव में क्या है? जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीव की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, मूलभूत बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक, इसके बाद कोशिका मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। उत्तक क्या होते हैं? समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। और उत्तक से फिर क्या बनता है? अंग बनता है। अंग क्या होते हैं? समान प्रकार के उत्तकों का समूह कहलाएगा, अंग कहलाएगा। और अंग से फिर अंग तंत्र बनेगा। तंत्र क्या होगा? समान प्रकार का कार्य करने वाले अंगों का समूह अंग तंत्र कहलाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से अंग तंत्र बनता है। हमारा आज का टॉपिक क्या है? पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पाचन क्या होता है। तो पाचन क्या है? जटिल पोषक पदार्थों को जल अपघटन द्वारा सरल पोषक पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। ठीक है, अब पाचन तंत्र की अंग है, पूरा एक सिस्टम है। अंग तो कौन कौन से अंग हैं? तो हम इस अंगों को दो भागों में बांट दिया हमने अध्ययन की सुविधा के लिए, आहार नाल और ग्रंथियाँ। आहार नाल 7 भागों में बांट सकते हैं। आहार नाल को भी हम मुख एवं मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। ये आहार नाल के 7 भाग है। ग्रंथियाँ 3 प्रकार की है मेन, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। अब हम एक एक अध्ययन करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है आहार नाल। आहार नाल कहाँ से कहाँ तक होती है? आहार नाल मुख से मलद्वार तक होती है। मुख से लेकर मलद्वार तक, डायग्राम में देखिए आप, मुख से लेकर मलद्वार तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपकी आहार नाल है। इसके 3 काम है: भोजन को पचाना, पचित भोजन का अवशोषण और अपचित भोजन को मलद्वार तक पचाना। जो भोजन पच गया है या जिसका पाचन नहीं हुआ है, जो अपशिष्ट है, उसको मलद्वार तक पहुँचाना, ये काम हो गया। अब आहार नाल के हमने जो भाग बनाए 7 भाग, उसमें हमारा पहला भाग है मुख एवं मुख गुहा। इसमें भी हम मुख को अलग से पढ़ लेते हैं। मुख कैसा होता है? अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है। इस प्रकार से होता है। ये तो कहलाता है अनुदैर्घ्य, लंबी कट अगर हो तो अनुदैर्घ्य, और क्षैतिज हो, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर हो तो अनुदैर्घ्य बोलते हैं और क्षैतिज हो तो अनुप्रस्थ बोलते हैं। तो हमारा मुख कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है। 2 मांसल होठों से घिरा होता है, ऊपर नीचे होठ होते हैं। और कार्य क्या? भोजन को ग्रहण करना। फिर बात करते हैं मुख गुहा की। तो मुख गुहा में 3 चीज़ें होती है: तालु, जिह्वा एवं दांत। ठीक है, तालु कहाँ होते हैं? ऊपर व नीचे। जो मुख गुहा है हमारी, मुख गुहा जो है जहाँ दांत होते हैं, ऊपर नीचे तालु होते हैं। जिह्वा जो होती है पृष्ठ भाग में फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ी होती है। जो जीभ होती है हमारी आगे से खुली होती है और पीछे से जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं आप। डायग्राम में देखिए यहाँ पर ये पीछे से जुड़ी हुई है, फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ी हुई है। दांत हमारे 3 दांत की 3 विशेषताएं होती है: गर्ददंती, द्विबार दंती और विषम दंती। गर्ददंती मतलब गहराई में लगे हुए हैं। द्विबार दंती यानी 2 बार आते हैं, दूध के दांत, और बाद में जो परिपक्व दांत होते हैं, स्थायी दांत, वो होते हैं। और विषम दंती यानी सब दांत जो होते हैं हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब दांत भी 4 प्रकार के, जो आगे होते हैं कृंतक, फिर रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ये आप डायग्राम में देखेंगे तो देखिए आगे ये चवर्णक, सबसे पहले तो कृंतक, फिर रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। यानी आप आगे से लेकर पीछे जाएंगे तो इस प्रकार से होगा। आगे क्या होंगे? कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ये इसकी स्थिति रहेगी। ठीक है, अब ग्रसनी की बात करते हैं। ग्रसनी का मुख गुहा व ग्रास नली के बीच का भाग। तो मुख गुहा हमारी ये रही। तो मुख गुहा और ग्रास नली के बीच का जो भाग है ये ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी को 2 भागों में बांट सकते हैं: श्वास नली और ग्रास नली। श्वास नली अग्रभाग में होती है और ग्रास नली पृष्ठ भाग में होती है। यानी आगे जो होती है वो श्वास नली होती है, पीछे जो होती है वो ग्रास नली होती है। आप डायग्राम में देख लीजिए, ये देखिए आगे, ये आगे क्या है? आगे तो है श्वास नली और पीछे है ग्रास नली। आगे श्वास नली, पीछे ग्रास नली। ठीक है, और ग्रास नली के मुंह पर एक उत्तकों का पल्ला होता है। उत्तकों से बना हुआ एक पल्ला, मतलब एक फ्लैप होता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस या गाठी ढक्कन कहते हैं। अब इसका क्या उपयोग है? जब हम भोजन करते समय ये ढक्कन अपने आप लग जाता है ताकि श्वास नली में भोजन के कण प्रवेश ना करे। ठीक है, चलिए आता है अगला है ग्रास नली। ग्रास नली कहाँ से? ग्रसनी और अमाशय के बीच का भाग। जो ग्रसनी और अमाशय के बीच का भाग है वो क्या कहलाता है? ग्रास नली। ये देखिए डायग्राम में, ये कहलाता है ग्रास नली। ठीक है, अब इसकी भित्तियों में 2 प्रकार की विशेषता होती है। पहली इसमें एक श्लेष्मा ग्रंथियाँ होती है और दूसरी इसमें क्रमाकुंजन ग्रंथि होती है। श्लेष्मा का क्या उपयोग है? ताकि भोजन लसलसा हो जाए और आसानी से अमाशय तक पहुंच जाए। और क्रमाकुंजन गति का मतलब फैलना सिकुड़ना, ताकि वो फैलेगी सिकुड़ेगी तो भोजन अपने आप अमाशय की ओर खिसक जाएगा।
ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है आमाशय। आमाशय जो होता है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि हमारी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, तो आमाशय। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय अंग्रेजी के जे अक्षर के आकार का होता है। देखिए आप डायग्राम में यहाँ नीचे और अलग से देख सकते हैं, ये आमाशय दे रखा है, अंग्रेजी के जी अक्षर के आकार का होता है, ठीक है। और डायफ्राम के बाईं ओर होता है, ये हमारे फेफड़ों के नीचे डायफ्राम होता है और डायफ्राम के बाईं ओर होता है, ठीक है। बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड, अंग्रेजी में कहते हैं लेफ्ट साइड कहेंगे। आमाशय के 3 भाग है, कार्डिक भाग, जठर निर्गमी भाग और फंडिस भाग। कार्डिक भाग कौन सा होता है, जो ग्रास नली और आमाशय के बीच का भाग, जहाँ से ग्रास नली आमाशय में प्रवेश करती है वो कहलाता है कार्डिक भाग। और जठर निर्गमी यानी आमाशय को छोटी आंत से जोड़ने वाला भाग, नीचे वाला भाग, और फंडिस इन दोनों के बीच का भाग, कार्डियक व जठर निर्गमी के बीच का भाग। अब डायग्राम में देख लीजिए आप, अगर डायग्राम में देखेंगे तो ये जो आगे वाला भाग है ये वाला, ये तो हो गया आपका कार्डियक भाग, ठीक है। फिर बीच में जो फंडिस भाग और नीचे जठर निर्गमी भाग, ठीक है। ऊपर जो है वो कार्डियक भाग कहलाएगा, बीच का फंडिस भाग कहलाएगा और लास्ट में जठर निर्गमी भाग कहलाएगा। अब आते हैं हम आंत में। आंत को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। अब छोटी आंत जो होता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। जिस प्रकार हमने आमाशय में कहा ना सबसे चौड़ा भाग है, सबसे लंबा भाग कौन सा है, छोटी आंत। अब छोटी आंत को हमने 3 भागों में बांट लिया, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र। ग्रहणी जो होता है आमाशय और छोटी आंत के बीच का भाग होता है ना। आमाशय और छोटी आंत के बीच का भाग जो होता है वो ग्रहणी कहलाता है। ये आमाशय है ना, आमाशय जस्ट नीचे जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रहणी कहलाएगा। अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार का होता है। और अगर छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत का भी छोटा भाग है ये, ठीक है। और भोजन का पाचन इसके अंदर होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगर क्षुद्रांत की, तो ये छोटी आंत का मध्य भाग होता है और यहाँ पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगली बात करते हैं क्षुद्रांत की, तो ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है और यहाँ पर पोषक तत्वों जैसे पित्त हुआ, लवण हुआ, विटामिन हुआ आदि का अवशोषण होता है। अगला है बड़ी आंत। बड़ी आंत को 2 भागों में बांट दिया, अंधनाल या अंधात्र और वृहदात्र। अंधनाल जो होता है वो क्षुद्रांत के अंतिम भाग से जुड़ी होती है। अंधनाल कहाँ से जुड़ी होती है, क्षुद्रांत। अब क्षुद्रांत क्या होती है, छोटी आंत का जो अंतिम भाग है उसे क्षुद्रांत कहते हैं, उससे जुड़ी होती है अंधनाल। कार्य क्या है यहाँ पर, इसका कार्य है पचित भोजन का अवशोषण करना। और यहाँ पर इसकी जो अंधनाल का अंतिम भाग है वो नली के आकार के रूप में निकला हुआ होता है, जिसे हम क्रमिरूप परिशेषिका कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं अपेंडिक्स कहते हैं उसे, ठीक है। अगला है बड़ी आंत का जो पहला भाग है, अब पहले भाग का जो दूसरा भाग है। बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा, अंधनाल, और दूसरा भाग कौन सा है, वृहदात्र। वृहदात्र क्या होता है, अंधनाल के आगे वाला भाग, जो अंधनाल था उसके आगे वाला भाग वृहदात्र कहलाता है। अंग्रेजी के उल्टे यू आकार की नली होती है, डायग्राम में देख लीजिए आप, अंग्रेजी के उल्टे यू आकार की नली है, ठीक है। चलिए कार्य क्या इसका, शेष अपचित भोजन का जीवाणु द्वारा पाचन करना और जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना इसका मेन काम है, ठीक है। अगला है मलाशय। आहार नाल का अंतिम भाग होता है ये। और मल, यहाँ पर क्या, मलाशय, आशय यानी पात्र होता है ना, यानी मल को एकत्र करना और बाहर त्यागना। यहाँ पर देखिए मलाशय, याद मलाशय बना हुआ ये मल द्वार से जुड़ा होता है और मल द्वार गुदा अवरोधी से जुड़ा होता है। ये गुदा अवरोधी ऐच्छिक पेशी होती है जो इच्छानुसार आप मल को बाहर त्याग सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, जो हमारे 2 टॉपिक बनाए थे हमने आहार इसके पाचन तंत्र के। पहला तो बनाया था हमने आहार नाल और दूसरा ग्रंथियाँ। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा ग्रंथियाँ। ग्रंथियों में पहली ग्रंथि लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या करती है, लार का स्रवण करती है और यह लार अम्लीय होती है, ठीक है। लार ग्रंथि क्या करती है, भोजन का जो स्टार्च, भोजन में स्टार्च होता है ना, उसका पाचन कर देती है, किसमें, शर्करा के रूप में। और कौन से एंजाइम के द्वारा, टाइलिन और एमाइलेज के द्वारा। यानी हमारी लार में टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम होते हैं, टाइलिन या एमाइलेज कह दीजिए, जो स्टार्च का पाचन शर्करा में कर देते हैं। स्टार्च वास्तव में क्या है, पॉलीसैकेराइड है और इसको किसमें बदल देते हैं, ये डाइसैकेराइड में, ठीक है। अब इसका लार ग्रंथि का कार्य क्या है, भोजन को लसलसा बनाना। लार क्या करती है, भोजन को लसलसा बनाती है ताकि निगलने में आसानी हो। और अम्लीय होती है लार, तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, इससे फ़ायदा होगा कि भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करना, अम्लीयता उसको नष्ट कर देती है। अगला है, अगली ग्रंथि है हमारी यकृत। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। मध्यपट यह डायफ्राम के नीचे स्थित होती है और ये त्रिकोणाकार होती है। इसकी 2 पालियाँ होती है, दाएं पाली और बाईं पाली। दाएं पाली में अधिकतम वजन होता है। देखिए आप यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं यकृत, ये देखिए डायग्राम को आप, डायग्राम में देखिए दाईं पाली और बाईं पाली है ना, दाईं बड़ी है और बाईं छोटी है, ठीक है। यकृत लगभग 1 लाख छोटी षटकोणीय संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है, जिसे यकृत पालिकाएं कहते हैं। यकृत क्या करता है, यकृत पित्त का सिक्रेशन करता है, पित्त का स्रवण करता है। पित्त जो है यकृत वाहिनी और पित्त वाहिनी के द्वारा पित्ताशय में पहुंचता है। पित्ताशय जहाँ आशय मतलब पात्र, यहाँ पित्त घटा होता है, ठीक है।
अगली ग्रंथि और लास्ट ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, इसको हम पैंक्रियाज कहते हैं। ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। ये पैंक्रियाज देखिए यहाँ पर डायग्राम में, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। ये वास्तव में मिश्रित ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंतःस्रावी हार्मोन और बहिःस्रावी हार्मोन, दोनों प्रकार के हार्मोन यहाँ से सिक्रेशन होता है, यह स्रवण होता है। अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन और ग्लूकागोन। ये दोनों हार्मोन क्या काम करते हैं? शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखते हैं ताकि शर्करा का स्तर बढ़ ना जाए, है ना, शुगर की मात्रा बढ़ ना जाए। दूसरा बहिःस्रावी हार्मोन कौन सा निकलता है? बहिःस्रावी हार्मोन में अग्नाशय रस निकलते हैं जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करते हैं। ये हमने पाचन तंत्र पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पाचन की प्रक्रिया या पाचन की क्रियाविधि। अब हम बात करेंगे भोजन के पाचन की क्रियाविधि। भोजन पचता कैसे, किस प्रक्रिया के माध्यम से भोजन का पाचन होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो भोजन की जो प्रक्रिया है, पाचन की प्रक्रिया है, वो वास्तव में यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया है। यांत्रिक मतलब चबाना हुआ या कर्माकुंचन गति हुआ, इस प्रकार की प्रक्रिया यांत्रिक कहलाएगी। और विभिन्न माध्यमों, विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से जो भोजन के पचने की प्रक्रिया है वो रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मुख की बात करते हैं। तो मुख का काम क्या है? भोजन को ग्रहण करना। और उसके बाद आता है मुख गोवा। मुख गोवा किसे कहते हैं? जहाँ दांत और जीवा होते हैं उसे मुख गोवा कहते हैं। यहाँ क्या कार्य होता है? चबाना और लार मिलाना होता है। लेकिन लार का काम अगर बात करें तो कार्य क्या है? भोजन को लसलसा बनाना, और लसलसा बनाने से क्या हो जाएगा? निगलना आसान हो जाएगा। ठीक है। और लार कैसी होती है? अम्लीय होती है। अम्लीय का क्या कार्य हो गया? कि भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करना। अब लार में एंजाइम पाया जाए, टाइलिन या एमाइलेज, टाइलिन कहो या एमाइलेज को एक ही बात है। वो टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में बदलता है। शर्करा में कौन सा? माल्टोज में बदल देता है। ठीक है। स्टार्च वास्तव में क्या है? पॉलीसेकेराइड है, जिसको डाइसेकेराइड में बदला जाता है। ठीक है। यहाँ अगर स्टार्च 100% है तो 30% पाचन मुख गुहा में हो जाता है। किसका? स्टार्च का। अब यहाँ जो भोजन की प्रक्रिया हुआ, यहाँ जो चबाना हुआ या लार मिलाना हुआ, ये भोजन क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा। ये बोलस कहाँ प्रवेश करता है? ग्रसनी में प्रवेश करता है। ग्रसनी में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है क्योंकि वहाँ कोई एंजाइम नहीं होता है। और क्रमाकुंचन द्वारा भोजन कहाँ पहुँचता है? ग्रासनाल में। ग्रासनाल में भी किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। और क्रमाकुंचन से कहाँ पहुँचता है? आमाशय में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? आमाशय में। ये कर्माकुंचन क्या होता है? फैलना और सिकुड़ना होता है। ठीक है। अब आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती है और जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस के माध्यम से प्रो एंजाइम, श्लेष्मा और एस सेल का स्रवण किया जाता है। एस सेल का स्रवण वास्तव में कौन करता है? ऑक्सेंटिक कोशिकाएं करती है। कौन करती है? ऑक्सेंटिक कोशिकाएं करती है। अगर एंजाइम की बात करें तो ये आमाशय में एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इनको एस सेल के माध्यम से सक्रिय बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए पेप्सिनोजन है तो पेप्सिनोजन को एस सेल के माध्यम से पेप्सिन बदल जाता है। इसी प्रकार से जो रेनिन होता है वो प्रोरेनिन के रूप में होता है। तो प्रोरेनिन एस सेल से क्रिया करके रेनिन बदलता है। और जठर लाइपेज, ये 3 एंजाइम होते हैं। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटियोज और पेप्टोन्स में तोड़ता है। ये क्या होते हैं? अंशतः पचे प्रोटीन, यानी कुछ पाचन हो गया। अंश मतलब कुछ पाचन हो गया। अब ये रेनिन क्या करता है? केसिन को पैराकेसिन बदलता है। ये केसिन कहाँ होता है? दूध में घुलनशील प्रोटीन है। केसिन क्या है? दूध में घुलनशील प्रोटीन है, जिसको रेनिन के माध्यम से पैराकेसिन बदला जाता है और ये अघुलनशील हो जाता है। ये पैराकेसिन क्या करता है? कैल्शियम आयन से क्रिया करता है और बनाता है कैल्शियम पैराकेसिनेट, जो दही जैसा पदार्थ होता है। ठीक है। और ये कैल्शियम पैराकेसिनेट फिर पेप्सिन से क्रिया करता है और क्या बनता है? प्रोटीज और पेप्टोन्स बनाता है। ठीक है। ये पहला हमारा पेप्सिन हो गया और रेनिन हो गया। अब बात करते हैं जठर लाइपेज की। तो जठर लाइपेज क्या करता है? दुग्ध वसा को किसमें बदलता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। ये जठर लाइपेज जो होता है कमजोर एंजाइम होता है, इतना पाचन नहीं कर पाता, इसलिए पाचन भी इसका कम हो पाता है। यहाँ पर दुग्ध वसा का पाचन भी कम हो पाता है। अब एच सेल के कार्य देखिए, निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय बनाना और भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना, ये एच सेल का कार्य हो गया। एक लास्ट कार्य और क्या है? भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करना। ये एच सेल के 3 काम हो गए। अब श्लेष्मा भी है। श्लेष्मा का कार्य क्या है? अमाशय की दीवारों को अम्ल से सुरक्षा प्रदान करना। जो अमाशय की दीवारें हैं वो अम्ल से क्षतिग्रस्त ना हो जाए, इसलिए सुरक्षा प्रदान करती है श्लेष्मा। और अमाशय में जो भोजन का ठहराव होता है वो 3-4 घंटे होता है, यानी 3-4 घंटे तक यहाँ भोजन ठहरता है। और ये जो पाचन की क्रिया हुई, इसके बाद जो बचा हुआ भोजन है वो भोजन क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। और वो पतली लई के समान होता है। अब ये भोजन कायम जो है वो जठर निर्गमी अवरोधनी के द्वारा छोटी आंत में प्रवेश करता है। ठीक। छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग वो ग्रहणी कहलाता है ना। ये ग्रहणी छोटी आंत का प्रारंभिक भाग कहलाता है। ठीक है। और छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। ठीक है। यहाँ पर 3 प्रकार के रस आके मिलते हैं, यकृत रस, अग्नाशय रस और आंत्र रस। यकृत रस वास्तव में पित्त रस है और ये क्षारीय द्रव होता है। इसके 3 काम है: निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय बनाना, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाना
और वसा का पायसीकरण करना, यानी वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना ताकि आसानी से पाचन हो सके। इसके बाद आता है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज, इलेस्टेज और एमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें देखिए जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है ये क्या करते हैं, प्रोटियोज और पेप्टोन्स को छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ते हैं। ये प्रोटियोज और पेप्टोन्स वास्तव में क्या होते हैं, बड़े पॉलीपेप्टाइड होते हैं जिनको छोटे पॉलीपेप्टाइड जैसे ट्राई और डाई पॉलीपेप्टाइड में बदला जाता है। इसके बाद आता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये क्या करता है, छोटे पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में बदलता है। ये पूर्णतः पचे प्रोटीन है, यानी ये जो एमिनो अम्ल है वो पूर्ण पचा हुआ प्रोटीन हो गया। इसके बाद देखिए जो पायसीकृत वसा है इसको लाइपेज नामक एंजाइम वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इलेस्टेस नामक एंजाइम क्या करता है, भोजन में उपस्थित इलास्टिन तंतुओं का पाचन करता है। और स्टार्च और ग्लाइकोजन का क्या करता है, एमाइलेज नामक एंजाइम माल्टोज में बदल देता है। इसके बाद यहाँ तक जो भोजन पचता है वो भोजन अब क्या कहलाता है, काइल कहलाता है और वो अधिक तरल हो जाता है। और यहाँ तक भोजन का अर्धपचित भोजन है, लगभग वैसे तो पूर्ण हो जाता है लेकिन अर्धपचित द्रव यहाँ तक बन जाता है। वो यहाँ से भोजन कहाँ जाएगा, क्षुद्रांत्र में। क्षुद्रांत्र में आंत्ररस आके मिलता है। आंत्ररस जो होता है वो क्षारीय होता है और इसमें ये क्षारीय होता है। इसमें कौन से एंजाइम होते हैं, इसमें इरेप्सिन और पेप्टिडेज एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, पेप्टोन्स और प्रोटियोज को एमिनो अम्ल में तोड़ देते हैं। लेकिन इसकी विशेषता है इरेप्सिन और पेप्टिडेज जो होते हैं वो केवल बड़ी श्रृंखलाओं का ही पाचन कर पाते हैं, छोटी श्रृंखलाओं का पाचन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इसमें माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज आदि एंजाइमों द्वारा डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में बदला जाता है। ठीक है, ये एंजाइम जो होते हैं ये क्या करते हैं, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में बदल देते हैं। लास्ट है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये न्यूक्लियस एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है न्यूक्लियोटाइजेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में टूट जाता है। ये न्यूक्लियोसाइड जो होता है न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में नाइट्रोजनिक क्षारक और पेंटोस शर्करा में बदल जाता है। अब आंत्र में भोजन का पाचन लगभग पूर्ण हो जाता है, यहाँ तक भोजन लगभग पच जाता है जिसका पाचन हो जाता है। अब छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत भाग द्वारा पचित भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। उसकी किस क्रियाविधि से होता है, विसरण और सक्रिय अभिगमन द्वारा, यानी विसरण और सक्रिय अभिगमन द्वारा क्षुद्रांत और छोटे आंत के जो क्षुद्रांत और अग्र क्षुद्रांत का जो भाग है वहाँ पर पचित भोजन का अवशोषण होता है। ये अवशोषित पदार्थ कहाँ जाता है, विभिन्न कोशिकाओं द्वारा रक्त में चला जाता है। अब आगे बात करते हैं जो अनावश्यक और अपचित भोजन है वो कहाँ जाएगा, वो बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण हो जाएगा। यहाँ से भोजन कहाँ जाएगा, अपचित भोजन मलाशय में, मलाशय से मलद्वार तक, और मलद्वार पर एक गुदा अवरोधनी द्वार है ना, वहाँ से वो समय समय पर बाहर त्याग दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने भोजन का पाचन और पाचन तंत्र पढ़ लिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद जो मैं आपको एक कंपटीशन वाले बच्चों के लिए वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपका जो पाचन तंत्र आप पढ़ लीजिएगा इसके द्वारा, उसमें आपको छोटे प्रश्न कैसे बनते हैं उसमें आपको विशेष बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।